सृष्टीताई सुरू करा. नमस्कार क्षमाताई. I request everyone to keep themselves mute. क्षमाताई, let us begin with our today's session. आणि खरंच हे सेशन खूप आम्हाला नॉलेजेबल किंवा असं खूप हेल्पफुल आहे सगळ्याच बाबतीत. त्यामुळे थँक्यू सो मच की तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे आम्हाला सांगताय हे सगळं. थँक्यू. प्रणाम. नमस्कार नमस्कार. सुरू का? हो सुरू करायचं का? हो 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 ताई. माझ्या लक्षात नाही आलं सॉरी. मी आज सुरू करू इच्छिते ध्रुपद पासून. जे शिवांचं ध्रुपद आज शिवरात्री म्हणून आधी ते सुरू करते आणि मग पुढचं बोलते. आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाहीये. शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव योगी महादेव योगी महादेव शिव 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 शिव
ध्रुपद ध्रुपद दाखवण्यासाठी म्हणून मुद्दाम ही बंदिश दाखवली. आता ध्रुपद की बात करूंगी पहले और फिर तराना सरगम की बात करूंगी. ध्रुपद और धमार ये अपने पुराने म्यूजिक के फॉर्म्स है जो शास्त्र के अनुसार ख्याल के पहले ध्रुपद था. और अपनी जयपुर घराने की परंपरा में ध्रुपद नाचा भी जाता था. वंदना होती है मगर जयपुर घराने के जयपुर दरबार में वहाँ जितने भी जयपुर राजा कथक नर्तक जयपुर राजाओं के आश्रय में थे वहाँ ध्रुपद की भी परंपरा रही. तो ये ध्रुपद गुंडेचा ब्रदर्स ने बहुत पॉपुलर किया हुआ ध्रुपद है मगर ध्रुपद की परंपरा रही. ध्रुपद ये ख्याल के भी पहले का फॉर्म है इसलिए वो बंदिश थे. ख्याल से ख्याल ये एक जो फॉर्म है वहाँ से फ्री हुआ. ध्रुपद उसकी अपेक्षा में बंदिश फॉर्म है. वो ज़्यादातर ध्रुपद या तो चौताले में ज़्यादा ध्रुपद धमार झपताले में नहीं होते, चौताले में ही होते हैं और पखावज बजता है ध्रुपद के साथ. तो इसलिए आपने सुना होगा इसमें भी पखावज बज रहा है, पूरी देर पखावज बज रहा है. और इसमें ठाय दुगुन ऐसे बोल बनते थे और अलग अलग बोल भी बनते थे जो अपने महादेव शिव में सुना तो बोल भी बनते थे. इसी तरह से उसका डेवलपमेंट या बढ़त होती थी. इसमें क्योंकि ये डांस के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने उसमें शिवपरण भी उसके साथ जोड़ दिए है कि वो डांस की अपनी सेंसिटिविटी है. तो ये ध्रुपद की बात हुई. धमार ध्रुपद धमार ऐसे एक जोड़ संज्ञा हमेशा इस्तेमाल होती है. ध्रुपद धमार गाने वाली या ध्रुपद धमार. धमार के साथ होरी जुड़ती है. धमार में ज़्यादा होरी गाई जाती है. तो धमार ये ताल धमार में भी धमार ताल ये होता है. धमार में ही होरी सब्जेक्ट होता है और होरी गाई जाती है. इसमें तब अगेन पखावज बजता है और उसके साथ साथ निकलते हैं. ध्रुपद और धमार ये दोनों भी बंदिश फॉर्म होने के बावजूद उपज से निकलना ये बहुत होता है. तो तबला प्लेयर भी पखावज प्लेयर भी गाने वाले के साथ निकलते हैं, दोनों भी एक साथ. इसलिए आपने देखा होगा कि वो हाथ से जैसे साउथ इंडियन लोग ताल रखते हैं वैसे ध्रुपद धमार गाने वाले अपने हाथ से ताल रखते हैं. ताल रखा जाता है और उसके साथ ख्याल में आप देखेंगे ख्याल गायक ताल हाथ से नहीं रखते, तबले पे ठेका बजता है. इसीलिए इसमें भी तबला हमने जो पखावज बजवाया वो डांस के साथ बज रहा है. धिन ना धिन ऐसे नहीं बज रहा है, तकधा वगैरह उसके साथ बज रहा है. तो ये ध्रुपद की अलग बात है. धमार में डेमो नहीं दिखा रही हूँ. धमार में होरी होती है. अभी होरी का सीजन है. आप खुद लोग YouTube पे जाके होरी धमार देख लीजिए या तो कल में या तो परसों में और मुझे बताइए उसके बारे में कि आपको कैसे लगा, आपको क्या विशेषताएं दिखी. और होरी की ठुमरी भी होती है और होरी धमार भी बड़ा प्रसिद्ध होता है. उसी धमार में जो गिन्ने साहब हमेशा उसको बोलते थे कि यह मस्त ताल है, उसमें इसमें एक मस्ती है. तो धमार होरी में भी एक मस्ती है, मजा आनंद और उत्साह. तो वो उसके साथ वातावरण जुड़ा हुआ होता है. ये ध्रुपद धमार के बाद और म्यूजिकल फॉर्म्स कौन से होते हैं तो तराना होता है. तराना आपको मालूम है नोम तोम के शब्द होते हैं, यलली होता है, दिर होता है, तनोम तानोम वगैरह शब्दों से ये बंदिश बनती है. तो अपने यहाँ ताल के बाद में नाची जाती है. मैंने कल भी कहा
तो फास्ट लय में होती है, स्लो लय में तराना कम होता है। मगर तराने भी अपने यहाँ जैसे भरतनाट्यम में जतीश्वरम है या तिलाना है ट्रेडिशनल, वैसे तराने नहीं हैं। अपने यहाँ लोगों ने, बड़े लोगों ने, बड़े नर्तकों ने, बड़े गुरुओं ने, बुजुर्गों ने तराने बनाए अपने नाच के लिए, फिर अपनी एस्थेटिक समझ के हिसाब से, अपने एस्थेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तराने बनाए। मगर अपने यहाँ ऐसे तराने बहुत सारे 200 तराने हैं और उसमें क्या आप चूज करो, ऐसे नहीं है। तो मुझे जितना मालूम है बुजुर्गों ने अपने तराने बनाए, अपने हिसाब से बनाए। जब रोहिणी जी तराने को कोरियोग्राफ करती थी, कंपोज करती थी, उसका अंग बनाती थी, तो उनकी सोच हमेशा ये रहती थी कि उसके स्वर के साथ उसके हस्तक होने चाहिए। सिर्फ रिदम का, लय का स्ट्रक्चर सुन के डिजाइन नहीं बननी चाहिए। तो वो कल्पना में अपने जब काम करती हूँ तो रखती हूँ, क्योंकि एक अलग सेंसिटिविटी, एक अलग एस्थेटिक रूल मिलता है हस्तकंग बनाने के लिए। तो उनका ये मानना था कि सिर्फ रिदम का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ आपको नहीं जाना है, आपको इसमें स्वर के डिजाइन के साथ भी जाना है। तो ये एक अलग बात थी। मगर मैंने ये बहुत सारे तरानों में देखा कि तराने की पहली लाइन फिर नगमा जैसे इस्तेमाल होती है और बहुत सारे टुकड़े नाचे जाते हैं इसमें। जैसे ना दिन दिन ना ऐसे करके ठेकअप करते हैं, सम पे आते हैं और फिर से तराने के मुखड़ा स्थाई ऐसे नाचा जाता है। मगर रोहिणी जी हमेशा ये कहती रही कि मैं तराने में टुकड़ा करना पसंद नहीं करती हूँ, उनको सरगम स्वर के साथ जाना पसंद था। तो वो सरगम बनाती थी इसमें और ताने बनाती थी और उसके साथ डांस को हस्तक अंग को गूंथती थी। तो ये एक उनकी अलग तराने के लिए मेरे गुरुजी की सोच थी, जो म्यूजिक के साथ जुड़ती थी। और फिर मैं सुरेश जी की एक बात बताऊं कि जैसे गाने में ही विषम ग्रह आता है, मुखड़ा पकड़ना जिसको कहते हैं, वो सम से नहीं शुरू होता, कहीं बीच मात्रा में शुरू होता है। तो उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मुखड़ा पकड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाच में 2 सम आते हैं, एक मुखड़े तक और एक मुखड़े के बाद जो ठेके की सम है। तो वो एक अलग गठन फिर से बनता है, अलग डिजाइन बनता है, अलग एक एस्थेटिक मिलता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अलग कोई सेंसिटिविटी मिले तो नृत्य के भी अलग हस्तक अंग, अलग से हस्तक, अलग बोल, अलग अंग बनता है और नया कुछ एक रास्ते बनते हैं। तो मैं इसमें से किसी को भी सही गलत नहीं मानती, मैं सभी को अपनाती हूँ और सभी के साथ प्रयोग करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा रास्ते मिलते हैं, संभावनाएं ज़्यादा मिलती है, शक्यताएं मेरी बढ़ती है और मैं उसके साथ तराना भी और सरगम को भी वैसे ही सोचती हूँ। तराना और सरगम, तो सरगम ये भी म्यूजिक के फॉर्म से ही आया हुआ अंग है। एक्चुअली पहले कंठ संगीत में भी जब सरगम बनती थी तो सरगम एक्सप्लेन करने के लिए नोटेशन करके बनती थी। सरगम कोई गाने का स्वरूप नहीं होता था, सरगम नोटेशन समझाने के लिए बनती थी। जैसे गुरु लोग सिखा रहे होते हैं और आकार में सिखा रहे हैं या बोलों में सिखा रहे हैं, तो शागिर्द को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई नोटेशन क्या है, तो वो सरगम बताते कि रे है या कैसे जाना है, तो सारे रेगा जाना है या सारे गा रेगा में जाओ। जैसे जो मेरे पास है उनको मालूम है कि मैं बताती हूँ कि अरे वो किरधा तिटा को दिमाग में तकदमी करके सुनो या तकट 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 है तो वो धाना धाना ही है। मतलब मैं नोटेशन बताती हूँ, नोटेशन बताने से इंसान को समझने में
सहूलियत होती है। तो नोटेशन एक ज़माने में सहूलियत का तरीका था, मगर फिर उसका एक स्ट्रक्चर बन गया और गाने वाले लोग उसे सरगम करके भी पेश करने लगे। लक्षण गीत जो बनाए जाते थे उसमें भी सरगम बताई जाती थी, क्योंकि अगेन वही कि क्लियर हो, सामने वाले को स्वर का स्ट्रक्चर क्लियर हो, इस वजह से वो बताया जाता था। और वही, मगर आजकल सरगम भी नाची जाती है, तो उसका फिर से अस्थाई अंतरा। फिर पहले ज़माने में तो जैसे द्रुपद है उसमें संचारी अभोग भी था, अस्थाई अंतरा संचारी अभोग, ऐसे 4 पक्ष थे। आजकल नहीं होते, आजकल 2 ही पक्ष होते हैं, अस्थाई और अंतरा। वही सरगम के भी बनते हैं। अस्थाई मतलब नीचे के सप्तक में, अंतरा मतलब ऊपर के सप्तक में। ये उसकी एक अवधारणा है, उसका रूल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अस्थाई द्रुत सप्तक में शुरू हो गया ऐसे नहीं होता है। स्थाई मतलब स्थाई, स्थाई जो स्थाई है, ठहराव वाला, तो वो नीचे होता है और अंतरा ऊपर होता है। वैसे ही नाच में भी होता है, अंतरा बाद में आता है, उसके स्वर ऊपर होते हैं। तो मैंने पहले कहा वैसे रोहिणी जी उसको, उस स्वरों को फॉलो करके अंग हस्तक का, हस्तक की सोच रखती थी। तो ये हुआ तराना सरगम। फिर आ गई त्रिवट चतुरक की बात। त्रिवट जिस जो पखावज के बोल नृत्य में संगीत के साथ नाचे जाते हैं, उनको त्रिवट बोला जाता है। मैंने बाकी सब नृत्य पक्ष के आपको सब घटक बताए, सब अलग अलग परण आमद बताए, तब मैं ये बताना भूल गई कि संगीत भी और एक उसका घटक है। संगीत, जिसको संगीत का टुकड़ा भी बोलते थे। संगीत का टुकड़ा मतलब जो जिसमें अनुस्वार, जो थुंग, तावथुंग या ऐसे जिसमें सांगीतिकता समाविष्ट हो जाती है, ऐसे बोलों को। ये मार्ग में मनोज कल्याणपुरकर जी ने भी लिखा था। और एक बोल ऐसे थे जो बोल गाए जाते थे प्रॉपर्ली, मतलब जैसे आपने पाकीज़ा में सुना होगा, नहीं सुना है तो आज जाके सुनिए। धाते पे धाते पे धाते पे पूरा गाए हैं। ऐसे लच्छू महाराज जी भी धाते पथुंगा गाते थे, जो मैंने सुना है। नगमे के साथ उसकी धुन बनती थी और गाते थे। तो बोल एक जमाने में गाए जाते थे, उसको भी संगीत मानते थे। और इसी हिसाब से मनोज कल्याणपुरकर जी ने अयोध्या नाथ द्वारा के मंदिरों में जो गाए जाते थे बोल, वो बोल गाए जाते थे, वो ताथी थे, न कि पखावज के बोल। ताथी थे, ताथी तत् को करके। और उनको लेके उन्होंने एक केदार राग में, वो जो उन्होंने सुना था नाथ द्वारा की मंदिरों में, वो तो भूप में था, मगर केदार राग में उन्होंने एक पूरी उसकी कंपोजिशन बहुत सुंदर बनाई थी। वो जो है, तुम्हारे पास है क्या केदार राग की? केदार राग छोटा है दिखने, चतुरंग है, ताथी ताथी हाँ। तो वो उन्होंने एक पूरी कंपोजिशन बताई थी, जो पूरी शुरू से अंत तक गाई जाती है। उसमें जो टुकड़े हैं, थे तथे तथे दिख दिख थे, वो भी गाए जाते हैं। उसमें जो बढ़त होती है, वो सरगम की बढ़त होती है। ऐसे उन्होंने पूरा उसको संगीत का स्वरूप बना के सोचा था। और वो भी बंदिश मुझे मेरी सहेली है प्रणति, उनके पास से मिली थी। मेरे बहुत बच्चों को ये मालूम है, जो यहाँ कोई कोई है वो नाचे भी है। तो ये एक बहुत अलग उसका संगीत का स्वरूप उन्होंने बना के प्रस्तुत भी किया था। तो ये सरगम। फिर मैं त्रिवट की बात कर रही थी, तो ये बोल है वो संताथी के बोल, जो नटवरी बोल जिनको मानते हैं, जिनका टुकड़े बनते हैं, वो बोल नाच के बोल ताथई तत्। और नटवरी होता है तो तिगदा और दिग दिग बनते हैं, मगर वो गाए नहीं जाते, जो कि इसमें गाए गए थे म्यूजिक के साथ। तो
त्रिवट पखावज के बोल गाए जाते हैं। इसमें जैसे मैंने बंदिश की जो एक सेंसिटिविटी है, एक जो रूल्स है अस्थाई अंतरा बनना, वैसे ही त्रिवट में पहले पखावज के बोलों की अस्थाई बनती है, फिर अंतरा बनता है, वही मंद्र सप्तक और दृढ़ सप्तक में, और वो गाए जाते हैं। क्योंकि वो पखावज के बोल होते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन होती है, और उसमें अगर आपको कुछ इंक्लूड करना है तो आप नेचुरली पखावज के बोल इंक्लूड करोगे। वो है तुम्हारे पास दिखाने के लिए त्रिवट। हमारे पास एक छोटा त्रिवट का डेमो है जो हमने किया है, वो जयजयवंती का है। क्या है बोल उसके, वहाँ बोलो, वहाँ बोलो। धा दिन धा धा दिन धा दिन धा तक धा टिट धा टिट धा धुम किट तक धा दिन धा तक धा टिट धा टिट धा धुम किट तक धा। उठने की जगह देखिए 15वीं बीट है। दिन धा तक धा टिट धा टिट धा धुम किट तक धा। Dinda, dinda, din dinda, taka dinda, din da, din da, dum kit taka da, da kit da, da kit da ke da din da din da kit da, dum kit taka da, din da na din na, din da, din da da, din dinda, taka dinda, din da, din da, dum kit taka da. Tin ta tak tin tha tin tha tin tha धूम किट तक धा धा tin tha के धा tin ना tin ta tin tha धूम किट तक धा। tin ta tak tin tha tin tha tin tha धूम किट तक धा धा के धा tin ना tin ta tin धा धूम किट तक धा। वीडियो दिखाओ।
तो त्रिवट की बात, कोई लोग डांस में मैंने देखा है कि वो त्रिवट को मानते हैं कि 3 पक्ष होने चाहिए, जैसे चतुरंग में 4 पक्ष। मगर मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि त्रिवट में पखावज के बोल गाना मतलब त्रिवट, एक तो चीज़ ये। और जितने भी मैं म्यूजिक की किताबें देखती हूँ तो भटखंडे जी तक सबने यही कहा है कि त्रिवट का मतलब 3 पक्ष होते हैं, चतुरंग के 4 होते हैं। वैसे ऐसे किसी ने नहीं कहा है, सबने यही कहा है कि त्रिवट मतलब पखावज के बोल जो गाए जाते हैं और उनसे जो बंदिश बनती है वो त्रिवट। तो मैं उसी को, क्योंकि ये म्यूजिक का फॉर्म है, मैं म्यूजिक के लोगों की बात मान के आगे बढ़ती हूँ। तो चतुरंग एक और है। चतुरंग भी त्रिवट भी ये बहुत पुराने फॉर्म्स है, इतने प्रचलित नहीं है, मगर ये पुराने फॉर्म्स है। ये आजकल के नए बनाए हुए नई सोच नहीं है, ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि उसके जगह ख्याल ने ले ली। फिर लोग ठुमरिया भजन वगैरह गाने लगे, तो महफिलों में वो थोड़ा सा उनको इतना अहमियत नहीं मिली। मगर वो है तो पुराने फॉर्म्स, ख्याल के पहले के फॉर्म्स। तो इसलिए आप जब भी पुरानी किताबें ढूंढोगे, आपको सब जगह हर राग के चतुरंग त्रिवट जरूर मिल जाएंगे। तो चतुरंग मतलब 4 पक्ष कौन से? एक तराना, एक सरगम, एक साहित्य और एक, या एक्चुअली पखावज के बोल, मगर नृत्य में जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम उसमें नृत्य के बोल भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो चार पक्ष, तराना, सरगम, साहित्य और नृत्य के बोल। शिवानी त्रिवट के, मैंने कहा भातखंडे जी के किताब में भी आपको त्रिवट का जिक्र मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ चतुरंग मतलब 4 पक्ष, ये 4 पक्ष ये बहुत सुंदर तरीके से एक ही राग में सुंदर तरीके से इकट्ठा उनको गूंदा जाता है। कभी कभी मतलब जो देश चतुरंग में कुछ है, देश चतुरंग एक मोहनराव जी की बंदिश थी, उसमें चारों अंतरे, मतलब एक पहला साहित्य में है, फिर तराने में है, फिर सरगम में है और फिर फिर पखवाज के बोल में है। उन्होंने उसमें एक कवित भी इंक्लूड किया था। तो वो सभी की धुन वही है, चारों म्यूजिकली वैसे ही सुनाई देते हैं।
मगर कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप भी बनाए, क्योंकि नहीं तो बहुत म्यूजिकली वही वो सुनाई देता है करके एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसे भी बनाए दिया, उसके जोड़ अलग अलग बनाए। आपको मालूम है एक बार एक कोई चीज बनती है तो अलग अलग स्वरूप उसके तुरंत और लोग बनाते हैं, क्योंकि उसमें वैरायटी चाहिए होती है, नहीं तो वही वो फिर से करने का कोई मतलब नहीं हुआ। इस राग में जो है वही उस राग में किया, ऐसे होगा। तो लोगों ने अलग अलग संभावनाएं ढूंढी और अलग अलग राग के साथ में अलग अलग चीजें बनाई। मेरे गुरुजी रोहिणी जी के यहाँ जो चतरंग मैंने सीखा तो नहीं, मगर मैंने देखा जो है और बहुत नाचा भी जाता है, उसमें 4 अलग अलग राग में 4 पक्ष किए थे, मतलब साहित्य अलग राग में, फिर उन्होंने इसमें गत का भी इस्तेमाल किया था अलग राग में, फिर तराना अलग राग में, और कौन सा सरगम अलग राग में, ऐसे 4 अलग राग और 4 अलग ताल। तो उसके उस कंपोजिशन के एक अपनी नई खुशबू भी है और एक नया आनंद भी है और एक नया अंदाज भी है। और मैं नया कह रही हूँ, मगर मैं जब छोटी थी 20 बरस की, तब से मैंने ये देखा है, तो वैसे आप लोगों के लिए तो बहुत पुराना है, मगर ये सोच अभी भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों में चतुरंग 4 रागों में 4 तालों में बनाया हुआ अभी तक न देखा न सुना, वही एक देखा है। तो ये एक अलग से उन्होंने चतुरंग बनाया था और उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहती थी। फिर मैं एक बात करना चाहती हूँ, वो जो बंदिशों की है, मतलब अभी मैं अपने ताल की बंदिशों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं म्यूजिक के बंदिशों की बात कर रही हूँ। तो पहले ज़माने में ठुमरी, मैंने कहा कि ठुमरी पे और भजन की बात मैंने बिंदा दीन जी के भी भजन है और भी भजन है, मगर आपको मालूम है कि मीरा, सुर, कबीर तीनों संत कवियों के भजन काफी मात्रा में कथक में प्रस्तुत होते हैं। इतने भी नहीं कि आम हो गए, मगर लोगों ने बहुत उसके साथ काम जरूर किया है। सूरदास जी का एक अपना अलग अलग सोच है, अलग उनकी भावपूर्णता है। तो कबीर जी तो निर्गुण है, उनकी अपनी अलग सोच है। और मीरा जो है वो एक तो महिला भी है, दूसरी तो कवयित्री भी है, तीसरी तो खुद नाच जानती थी तो नर्तकी भी है, खुद गाने वाली, तानपुरा बजा के गाने वाली भी है। तो उनकी भी कंपोजिशंस नृत्य के लिए बड़ी अनुकूल है। मैंने कल एक कहा था नृत्यानुकूल, एक टर्म यूज किया था। तो नृत्यानुकूल बंदिशें कौन सी हैं? तो शायद मीरा जी की सबसे ज्यादा नृत्यानुकूल है, जो पहले से जिनकी धुनें बनी हुई हैं। फिर और लोगों ने, गाने वाले लोगों ने भी अलग अलग बंदिशें उनकी कॉम्पोजिशन पे अपनी धुनें बनाई। जैसे अभिषेकी जी हुआ है, जो कुमार जी के बाद अगर आपको मालूम है तो उन्होंने सूर, कबीर, मीरा करके एक पूरा प्रयोग किया था। और जो संत कवि है उनके अलग जो अवधारणाएं थी, उनके हिसाब से उसको म्यूजिक कंपोज करके सामने लाया था। जो कबीर जी का निर्गुण, सूरदास जी का भावपूर्ण और मीरा जी का थोड़ा जिसमें लिरिसिज्म है, लिल्ट है, सांगीतिकता है करके उन्होंने, उनका एल्बम भी उपलब्ध है। आपने कभी, मुझे लगता है जरूर सुनना चाहिए कि उन्होंने उसको कैसे सोचा। मैंने इतना लंबा इसलिए बताया कि ऐसे प्रयोग शायद डांस में नहीं हुए। कोई एकलौता सुर का भजन या मेरा भजन या कबीर जी का लोगों ने किया, मगर पूरा कबीर, उनकी फिलोसफी, उनके पूरे जितना भी उनका काव्य है,
उसको एक्सप्लोर करके, स्टडी करके, एक पूरा फीचर करके नृत्य में मुझे लगता है शायद ही आया। तो ये भी एक संभावना है यंग लोगों के लिए कि आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। सूरदास जी जो अपने को ट्रेडिशनल सेंसिटिविटी देते हैं, प्रतिमाएं बनती है। कल मैंने कहा प्रतिमाएं बनती है, विजुअल एस्पेक्ट है सीमा, प्रतिमाएं बनती है, विजुअल एस्पेक्ट उसमें बड़ा स्ट्रांग विजुअल एस्पेक्ट है। वो बहुत पुरानी, क्योंकि कृष्ण के साथ जुड़ी हुई या देवताओं के साथ जुड़ी हुई, तो उसको नाचने में वोकेबलरी में आपको बिल्कुल अड़चन या कुछ हिंड्रेंस नहीं होने वाला, तो वो है। और उसकी काफ़ी म्यूजिशियनों ने उसके धुनें भी बनाई हैं, तो वो भी आपके पास आजकल तो आप बस यूट्यूब खोलो और खजाना आपके लिए उपलब्ध है। अच्छी चीज़ ढूंढ के आप उसको भी कोशिश कर सकते हो। मैं कोशिश करने के पहले सिर्फ इतना ही हमेशा कहती हूँ और वही कहूँगी कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो अच्छा बनेगा उसको परफॉर्म कीजिए, जो बनाया उसको परफॉर्म मत कीजिए, जो अच्छा बनेगा उसी को परफॉर्म कीजिए। तो शायद आपको 10 चीज़ करना पड़े अच्छी चीज़ बनने तक, जो परफॉर्मेंस के लायक न बन जाए तब तक आप ज़रूर रुकिए। आप रुकेंगे और 10 चीज़ बनाएंगे तो फायदा तो आपका ही है। जो 10वीं चीज़ बनेगी वो बहुत सुंदर बनेगी, और जो 9 चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो ये बहुत बड़ी एक प्रोसेस है। ये मैं नसीहत नहीं दे रही हूँ, मैं ये प्रोसेस से गुजरी हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रोसेस है। इससे आपको म्यूजिक का बड़ा फायदा होगा और डांस का तो है ही है। तो ये ऐसे ही बंदिशों की बात मैं करूँगी। तो आजकल जो हमारे ज़माने में था, मैं एक आपको किस्सा बताऊँगी कि मैं अभिषेक की बुआ जी की बड़ी ही जिसको बोलते हैं कि एकदम भक्त रही। मुझे उनकी बंदिशें बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनके हर महफिल में ज़रूर जाती थी। मैं वो सुनने की मतलब मैं रहती ही थी वहाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत सीखने मिलता है, और बंदिशें भी मुझे लगता था कि मुझे मिलेगी तो मैं ट्राई करूँगी। तो इसका मतलब है कि वो ईजिली अवेलेबल नहीं थी, और बुआ साहब ने कहा कि हाँ चलो मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ऐसे मतलब वो भी राजी थे और मुझे भी मन था बहुत लेने का। इसके बावजूद 2 साल गए जब तक मैं अभिषेक की बुआ जी से नहीं मिली और उन्होंने मुझे बंदिशें नहीं दी। उसके बाद मैंने उस पर काम किया। तो आजकल सब यूं है, आप YouTube खोलो और हाजिर है आपके लिए। तो इसलिए मैं आपको ये ज़रूर 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 आग्रह करूँगी कि आप उसको ध्यान से सुनिए, उसको सोचिए, और फिर ही मतलब मैंने बहुत जिसको बोलते हैं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से एक चीज़ 100 बार सुनने के बगैर उसको छुआ नहीं, किया, सुना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो मैं समझना चाहती थी मेरी सोच के पहले। तो क्योंकि म्यूजिकल सोच उनकी है, उसमें आपको डांस को ढालना है, तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको, बहुत आग्रह करूँगी, आदेश तो नहीं कर रही हूँ मगर आग्रह ज़रूर कर रही हूँ कि आप सब लोग इसको बहुत मन से और बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से देखें, बहुत बार सुने और ज़रूर करें। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मत करो, मेरा कहने का मतलब है ये ज़रूर करना चाहिए, मगर हिसाब से और श्रद्धा से करना चाहिए। तो बंदिशें मैं ये कह रही हूँ कि उस ज़माने में ऐसे था, बंदिशें आसानी से नहीं मिलती थी, तो जो बंदिशें मिलती थी वो नृत्यानुकूल है कि नहीं वो कैसे सोचना, फिर उनको फिल्टर कहते हैं ना, छन्नी लगा के उनको लेना, फिर उन पे काम करना, फिर वो
म्यूजिशियनों को बताना और फिर उसका स्वरूप डांस का बनना, ये काफी बड़ी प्रोसेस होती थी। और इस प्रोसेस से टाइम बहुत लगता था, मगर मुझे लगता है कि इट वॉज अ वेरी वेल स्पेंड टाइम। उसमें बहुत सीखने को मिलता था, बहुत सेंसिटिविटी बढ़ती थी, अपनी ही ट्रेडिशन, अपने ही हस्तक को अलग ढंग से देखने को मिलता था, अलग ढांचे में ढालने के लिए कंपेल हो जाता था इंसान, क्योंकि जो रेडीमेड मटेरियल था वो शायद वैसे के वैसे फिट नहीं होता था। वो कुछ आजकल का ये तो है नहीं कि चलो, क्या आप लोगों का कौन सा स्टोर होता है, कॉटन प्लस, कि चले गए शर्ट खरीद लिया 38 साइज हो गया, ऐसे नहीं। पहले अच्छे से कपड़ा खरीदेंगे, नापेंगे, तोलेंगे, फिर अपने के लिए कल कैसे गला चाहिए देखेंगे, स्लीव कैसे चाहिए, वैसे वो नाच के लिए कैसे बनेगी, ये सोच के समझ के काट के मगर विदाउट हार्मिंग इट, बढ़ा के मगर विदाउट कहीं भी अपना एक हाथ ही बढ़ गया, ऐसे नहीं। तो उस बंदिश की सब पूरी इज्जत और पूरी श्रद्धा, उसका जो सत्व को संभालते हुए बंदिशें बनानी चाहिए। उसको चलो अभी इजीली अवेलेबल है करके बनाया, ऐसे इतना सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मगर सस्ता नहीं लेना चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ। तो जब मैं अपना थोड़ा सा खुद सोचने लगी, तो मुझे ये लगा कि मेरे पास नया कुछ ढूंढने के लिए, मैंने कल भी कहा, कथक में बहुत सारा उपलब्ध नहीं है, तो मैं अभी क्या करूँगी। तो मैं अभिषेकी जी, रतन जनकर जी, पंडित जसराज जी, कुमार गंधर्व जी, या शोभताई गुरटू जी, इनकी बंदिशें, क्योंकि पुणे में इनको मैं बहुत सुनती थी, हर हफ्ते सुनती थी, उनके बहुत गाने यहाँ होते थे, तो काफ़ी सुनने मिलता था। मगर ऐसे उस वक़्त नहीं था कि मोबाइल में चुपके से पर्स में रिकॉर्ड कर लिया, ये सब उस वक़्त होता नहीं था। एक तो मोबाइल भी नहीं थे, और ये ऐसे करना मतलब, तो ऐसे कुछ कोई करते नहीं थे। कभी घर जाके तुरंत लिखते थे शब्द को, किसी से पूछे कि अरे मुझे गवा के दे दो, मुझे सुनाओ, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे थोड़ा कुछ अलग काम अगर मैं करना सोचूं तो मैं क्या करूं। तो अलग अलग बंदिशें मैंने इन लोगों से, मुझे जैसे मिली, जैसे प्राप्त हुई, उस पर काम करना शुरू किया, मगर वो इतना प्रचलित नहीं था जैसे आज बहुत प्रचलित है, वैसे नहीं था। तो वो एक फिर से वही कि एक उस हिसाब से वो ट्रेडिशनल नहीं थी। आप मेरी बात को समझ रहे हो, उस हिसाब से ट्रेडिशनल नहीं थी, क्योंकि वो कथक में प्रचलित नहीं थी। गाने में तो प्रचलित थी, मगर कथक में प्रचलित नहीं थी। उनको एक संस्करण करना नृत्य के लिए करने तक, और बहुत सारी बंदिशें ऐसे इस हिसाब से स्टेज पे, रंगमंच पे लाने तक उनको स्वीकार नहीं किया गया। उनको तभी स्वीकार किया जब वो रंगमंच पे भी लोगों को, आम लोगों को नहीं, बुजुर्गों को, गुरु लोगों को रास आई और लगा कि नहीं ये ठीक है, करने लायक है, तभी वो, और फिर वो एक रास्ता खुल गया सबके लिए। अभी बहुत सारे लोग, आप लोग को मालूम है कि आज मुझे ईश्वरी ने फोन किया था कि मुझे सेल्फ कोरियोग्राफी के लिए ये बंदिश मिली है, तो हर कोई बंदिश लेके काम कर रहा है। तो इतनी उपलब्धि है। और ये एक बंदिशों की बात मैं बताना इसलिए चाह रही थी कि ये प्रॉब्लम हर किसी की है जो खुद नहीं गाता है। वो शायद यहाँ गाना समझता है, अच्छे से समझता है, मगर उसको खुद नहीं गाता है, तो वो खुद नहीं शायद कंपोजिशन बना सकता। उसके दिमाग में आइडिया हो सकती है, मगर खुद नहीं बना सकता।
उनके लिए ये एक नया रास्ता खुल गया। उस जमाने में जब मैं जिसको बोलते हैं ना ट्रायल एंड एरर, या आज एक स्टेप आगे और कल आधी स्टेप पीछे करते करते जो प्रोग्रेस होती है ना, चीटी की पेज से, वो पेज से उस वक्त बंदिशें बनी और काफी बंदिशें ऐसे बनी। मगर एक मैंने डेमो आज आपके लिए लिया है जो सूरदास जी की एक छोटी सी दोहा है, और बहुत सुंदर सूरदास जी का इतना लिरिकल, इतना काव्यात्म वर्णन है कि बाकी छवि झूलत प्यारी। आप लोग शब्द बोलो और फिर दिखाओ। बाकी छवि झूलत प्यारी, बाकी छवि झूलत प्यारी। बाकी मतलब बेंट, कर्व लाइन, जिसको एक ऐसे जो लाइन होती है कर्व, उसको बाकी बेंट। तो सूरदास जी देखिए वो कर्व कितने जगह देख रहे, वो सूरदास जी देख रहे हैं कि बादल में, सूरदास जी देख रहे हैं बालों के कर्व में, सूरदास जी उसको देख रहे हैं कृष्ण की बॉडी लाइन में, सूरदास जी हर जगह पानी में, कहाँ नहीं देख रहे। तो ये सूरदास जी की हर जगह उनको दिखाई दे रही। देखिए आपको मालूम है कि उनको दृष्टि नहीं थी और फिर भी हम लोग कह रहे वो देख रहे थे, तो वहां अंदर अंतश्चक्षु से सबको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि झूले की जो पैंग है उसमें भी वही है, बाकी छवि झूलत, बाकी जो बांके बिहारी बोलते हैं, बाकी छवि झूलत प्यारी। तो उसका एक वर्णन छोटा सा है, आप देखिए वो दोहा। ये म्यूजिक तो नरेंद्र भिड़े जी ने कंपोज किया था, जो अभी नहीं रहे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है कि कैसे बाकी को देख रहे, बाकी
तो जो शब्द है, शब्द के साथ म्यूजिक को लेके आना और फिर उसके साथ हस्तकंग बनाना, उसके साथ पोजिशनिंग होना, उसके साथ ठहराव होना। तो ठहराव ये बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब आप दोहा दोहा भाव भाव में दोहा भी नाचा जाता है, और दोहा कभी ठुमरी के शुरू में इंट्रोडक्शन करके भी दोहा आता है, कभी ठुमरी के बीच में भी दोहा आता है। दोहा सिर्फ एक दोहा भी नाचा जाता है कथक में। जैसे गजल में शेर अलग अलग शेर होते हैं, वैसे ठुमरी में दोहा इंक्लूड करने की पुरानी परंपरा रही है, तो दोहा भी उसमें आता है। तो अभी क्वेश्चंस के लिए मैं ओपन करती हूँ। नीलिमा कहाँ है? नहीं है। हाँ जी ताई। कोई कोई तो हाँ, यह है तो हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में एक सवाल शिवानी जी ने पूछा है, वेयर डू वी सी द ओरिजिन ऑन त्रिवाट, लाइक ध्रुपद, इज इट आल्सो प्रैक्टिस्ड एंड परफॉर्म इन हिंदुस्तानी वोकल ट्रेडिशन? जोर से जो सबको सुनाई देना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि दोहा सुनाई दे रहा है? मीना की आवाज सुनाई दे रही है? ओके। दोहा बंदिश में पिरोया जा सकता है या फिर अलग से उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें सिखाया है। तो उसका इंट्रो तो हमेशा एक्टिवली उसको गाया जा सकता है या उसको छंद उसका विस्तार सिर्फ दोहा किया क्योंकि जाए? दोहा का कॉम्पोजिशन नहीं होता है छंद में। जो साहित्य में उसकी बात करते हैं वो छंद में नहीं होता, तो इसी वो फ्री होता है। दोहा का मतलब ही तो वैसे ही होता है उसको। तुलसीदास जी के दोहे तो छंद में है, मगर जो डांस में मैंने दोहे देखे हैं वो फ्री थे, और उसकी ट्रीटमेंट हमेशा एडलिब जैसे ही थी। कोई कुछ पूछना चाहता है? नीलिमा? हाँ क्षमा ताई, मुझे पूछना था कि ठुमरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो? हाँ आ रही है, आ रही है। ताई आ रही है आपको आवाज? ठुमरी अगर प्रस्तुत करनी है तो एकल नृत्य प्रस्तुति के लिए हम देखते हैं तो कभी कितने प्रकार का सोचा है कि समूह नृत्य वो किस प्रकार से जाएगा? ओके। हाँ ताई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी तो ठीक है। कहाँ हो अभी? हेलो? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हाँ ओके। ठुमरी ज्यादातर हम देखते हैं कि वो एकल नृत्य प्रस्तुति के लिए की जाती है, लेकिन अगर उसको समूह के हिसाब से कुछ करना होगा उसके ऊपर, तो उसके लिए किस प्रकार से सोच करनी चाहिए? ग्रुप में हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, ग्रुप कोरियोग्राफी के लिए। हाँ, मैं ना ये कोरियोग्राफी शब्द इतना मुझे भाता नहीं है। ठुमरी में कोरियोग्राफी कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा खल जाता है। हाँ लेकिन दुखता हाँ 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 मैं मुझे लगता है कि मैंने ठुमरी को ग्रुप में कैसे देखा या हाँ, कैसे सोचा या हाँ, कैसे बांधा, ये मुझे अपना हिंदी अच्छा जी कोरियोग्राफी ताई। मुझे बड़ा मतलब कोरियोग्राफी जब बनती है ना तब मुझे, मैं कल बात करूंगी इस पे, मैं कोरियोग्राफी को थोड़ा सा क्राफ्टिंग या आर्टिफिशियल समझती हूँ हाँ कि हाँ कोई, जैसे मैं अभी बाहर हूँ और 4 लोग डांसर्स मेरे सामने, उनको मैं उनके साथ में काम कर रही हूँ। म्यूजिक भी उसका एक इम्पोर्टेंट घटक है, उसका लाइट साउंड भी है, कॉस्ट्यूम भी है, उसको मैं स्पेस में देख रही हूँ। मगर ठुमरी जो अंदर से खुलती है उसको कोरियोग्राफ करना कहना
इतना अच्छा नहीं, मगर मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। हाँ हाँ तो वो पहले, एकदम पहले, बहुत साल पहले की बात है, मैंने महाराज जी की ग्रुप की ठुमरी मालिका, अभी कोरियोग्राफी कह रही हूँ या कॉम्पोजिशन देखी थी, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि वो जो ठुमरी की जो बात है, जो सेंसिटिविटी है, जो सो रोमांटिसिज्म जो उसमें है, या जो लिरिसिज्म है, वो सबको उन्होंने बरकरार रखा था। और ग्रुप की है करके उसमें कुछ लाइट या कैजुअल नहीं था। और उसके पहले भी एक बार मैंने लक्ष्मी महाराज जी की देखी थी, जब उन्होंने वनी ठने आई शाम प्यारी बनाई थी। दिस इज 1972, जब रोहिणी जी की नृत्य भारती की सिल्वर जुबली हुई थी, तब 4 लोगों की बनी ठनी आई शाम प्यारी उन्होंने बनाया था। और मुझे याद है जो 4 डांसर्स थे वो बन ठनती थी अलग अलग से, और इतना सुंदर दिखाई रहा था कि अलग अलग से, कोई फूल से बन ठन रही है, कोई गहने पहन के बन ठन रही है, कोई मेहंदी से बंठन, ऐसे बनी ठनी आई शाम प्यारी। और अलग अलग से घूंघट, कोई ये घूंघट चल रही है, 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 ऐसे उन्होंने। और शाम प्यारी बनी ठनी आई शाम प्यारी, तो अलग अलग चालें, बहुत सेंसिटिव, बहुत सुंदर, और बहुत उसमें वो रोमांटिसिज्म बहुत था, रोमांटिक नहीं, रोमांटिसिज्म बहुत था। तो बहुत, मुझे अभी तक वो इमेजेस मेरे सामने है कि कितना सुंदर। और फिर मैंने महाराज जी की ठुमरी मालिका देखी थी, उसमें अलग बात ये थी कि बहुत सुंदर सुंदर कॉम्पोजिशंस बनी थी। आप लोग अगर महाराज जी की किताब पढ़ेंगे, अंक काव्य ना, अंक काव्य, जिसमें उन्होंने ठुमरी की चर्चा की है, उसमें अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, और उसमें वो 3 डांसर्स यूं खड़ी है, कोई वो पकड़ के खड़ी है, कोई खिड़की से देख रही है, कोई बैठी है, कोई उससे बात कर रही है, ऐसी एटीट्यूड सुंदर दिखती है। बॉडी लाइंस, उसमें चेहरे दिखाई तो देते हैं, मगर उनको चेहरे नहीं दिखाने हैं, उनको लाइंस ही दिखानी है। तो वो जो है, वो मैं आइडियल समझती हूँ ठुमरी का, अगर ग्रुप के साथ काम करना है। और फिर अभी जो आपने देखा, जो बाकी छवि में कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो प्रिंसिपल वही मैंने पकड़ा है, और उसी हिसाब से उसको, मगर ये पहली दफे मैंने वहां देखा था। ये 2 तो मुझे एकदम पक्के मेरे यहाँ जैसे छप गए हैं वो इमेजेस, इतना मुझे याद है। थैंक यू ताई। प्रणाम ताई। ताई, ये ठुमरी सिंगर्स अलग होते हैं या हिंदुस्तानी जो गाते हैं वही ठुमरी गाते हैं? ताई, ठुमरी का सिंगर्स ठीक से ना सुनाई नहीं देता है, कोई कोई शब्द गुम जाता है। ताई, ठुमरी का जो सिंगर्स है, तो वोकलिस्ट है, जो हिंदुस्तानी जो गाते हैं वही गाते हैं ठुमरी, या सेपरेट ट्रेनिंग होता है वो ठुमरी के लिए? सीमा, मैंने कल बताया था कि बोल बोल बांट की ठुमरी वो भी गाई जाती में इस्तेमाल किया। जो पूरब की ठुमरी होती है वो गाने वालों की ठुमरी होती है, उसमें स्वरों की बढ़त होती है, वो इतने डांस के लिए बहुत सूटेबल नहीं होती। इसका कारण यही है कि वो फैलती है ज़्यादा, और इतना फैलाव डांस के लिए सूटेबल नहीं है। आपको पोजीशनिंग करना है, आपको पैर भी लगाना है, आपको भाव भी दिखाना है। एक स्वर की ही स्वरपुंज या स्वरावली ही बनती रहेगी, तो थोड़ा सा वो डांसर के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या करेगा तब तक, कैसे खींचेगा? तो इसलिए जो गाने वाली, और गाने वाली मतलब कोई लोग जैसे किराना घराने के लोग जो ठुमरी गाते हैं,
वो ज्यादा स्वर विस्तार से गाते हैं, तो वो ठुमरी इतनी सूटेबल नहीं होती। जो शोभा जी गाई या गिरिजा जी गाती है बनारस की ठुमरी, वो बहुत सूटेबल होती है, ये मैं कह रही हूँ। यही है ना तुम्हारा प्रश्न? हाँ ताई, हाँ वो हिंदुस्तानी का जो बंदिश, छोटे छोटे बंदिश सिखाते हैं, वो ज्यादातर लगता है कि ठुमरी है, लेकिन जब मैं हिंदुस्तानी सिंगर को पूछी थी तो उसने कहा मैं ठुमरी नहीं गा सकती, मुझे पता नहीं कैसे गाना है। नहीं नहीं, वो जो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं वो तो कहेंगे नहीं, मगर आपने कहना है कि हम ठुमरी तो कहाँ कर रहे हैं, हम तो बंदिश ही कर रहे हैं। हम अपने ढंग से उसको डांस में ढाल रहे हैं, हम थोड़े ही ना ठुमरी जैसे गाएंगे। ठुमरी जैसे गाएगा तो नहीं कोई, गाएंगे तो, मगर जो उनका बंदिश का मकसद होता है कि ताने दिखाना, वो तो डांस में ताने तो नहीं आप दिखाओगे। अगर भाव की ठुमरी है तो उसमें ताने कैसे दिखाओगे? एक दो ताने ठीक है, जैसे मैंने कल कहा कि खंडिता के लिए मैंने ताने चूज की, मगर नहीं तो ताने नहीं होगी ना, बोल ही बनेगा। तो बंदिश में बोल नहीं बनता है क्या? बनता है। हम तानों का विस्तार नहीं कर रहे, कितने सारे गायक हैं वो ताने गाते नहीं, तो उसको क्या बंदिश नहीं मानेंगे? तो उनकी बात हाँ क्या है, मतलब सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ना चाहिए, मगर वो रखना चाहिए कि बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि उनको भी मनवाना है आपको, अनसुनी करके मनवाना जरूर है। हाँ ताई, थैंक यू। ताई मला एक प्रश्न विचारायचा आहे। योगेंद्र, कोण हॅलो, विचारतंय? योगेंद्र हा, बोलतोय। कसं आहे, बरं आहे का? हो मजेत आहे। काल आपण कजरी म्हणजे ठुमरी आणि ह्याच्यावरती बोलत होतो, तर कजरी आणि चैती सारखे जे आहेत ते लोकसंगीत आहे, हम्म. आणि जे आपण कथक मध्ये करतो त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केल्या जातात का त्या संदर्भात? त्यांची जी संगीताची जी चौकट आहे ती तोडून शास्त्रीय नृत्याची चौकट टाकली जाते का त्याच्यात करताना? म्हणजे याच्यात मी म्हणजे म्युझिक कुमारजींचं उदाहरण देईन। पहिली सुरुवात म्हणजे कि कुमारजींनी काय केलं, कुमारजी ने ये किया कि जितनी भी लोक धुनें थी उनको बहुत रिसर्च किया, उस पे स्टडी करके लोक धुनों को राग का सम्मान दिया, राग का दर्जा दिया। अगर वो आप एक लोक संगीत की चीज लेके कर सकते हो तो क्यों नहीं, तो करना ही चाहिए। अभी उसको क्लासिसिज्म देना, वो कैसे देना, ये तो मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ट्रिकी जिसको बोलते वो चैलेंजिंग। चीज है। तो वो आपको समझना चाहिए कि उसको कभी कभी तो ये होता है कि आप लोक संगीत की लोक धुन अगर उसका ओरिजिन लोक धुन में है तो उसमें का एक अबंडन है, उसमें क्या एक ऊर्जा है वो आपको मिलती है और उसका एक अलग आनंद भी मिलता है, मगर उसको फोकिश नहीं बनाना है, उसको फोक नहीं बनाना है। तो फोकिश नहीं बनाना मतलब आप, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको कूदना है, कि कहना है कूदना है, तो मेरे पास है क्या वो? नहीं है ना, 12 नहीं है ना। हम लोग को अगर कल मिल जाता है तो हम दिखाएंगे 12, अभी तो नहीं है। मगर अगर आपको कूदना है तो फोक का कूदना अलग होता है और कथक का कूदना अलग होता है, तो उसको आपको संभालना पड़ेगा, है ना। आप फोक जैसे कूदोगे तो कैसे चलेगा? जैसे ठुमकना होता है, ठुमरी ही शब्द ठुमकने से आया है, मगर फोक जैसे ठुमकोगे तो कैसे चलेगा? तो ये जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन, ये जो सीमा रेखा है वो आपको संभालना ही संभालना है। और अगर आप संभालोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई पाबंदी होगी, मगर ये बात तो वही आती है कि आपको वो संभालना आना चाहिए। जो मैंने सीमा को भी कहा कि आपको दिखाना है कि हम बंदिश को ठुमरी नहीं बना रहे, क्योंकि सीमा हमारे साथ भी यह हुआ था, आप बंदिश में चाल कैसे कर रहे, ये तो ठुमरी हुआ। तो हमने कहा नहीं, हम भाव दिखा रहे हैं, हम भाव दिखाएंगे तो हम थोड़े म्यूजिकली उसको विस्तार करेंगे,
हम तो भाव दिखा रहे हैं, हमारा मकसद बंदिश चूज करने का भाव दिखाना है, न कि स्वर दिखाना है, न कि राग दिखाना है। दो सवाल है। मगर आज मैं थोड़ा सा जल्दी, चलो एक दो ले लो। सुझाव जो बंद करना है बंद कर। What is the process of construction of language in dance? सुजय तुम पूछो, मुझे समझ में नहीं आया। ताई मेरे कहने का मतलब है कि ऑडियंस से व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आपको मेरी आवाज आ रही है ताई? ताई आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, हाँ अभी बताओ। ताई मेरे पूछने का मतलब है व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। ऑडियंस से कैसे कम्युनिकेट करना, मतलब बात करके ना, डांस के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू। आप जैसे आपका जैसे थॉट प्रोसेस है, जैसे आप लैंग्वेज को चूज करते हैं, या वो बंदिश में हो या वो ठुमरी में हो या जिस भी तरीके का जो भी आपका है, तो जो आप थॉट प्रोसेस में जो आप लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, जैसे आप बनाते हैं, उससे हम कैसे कम्युनिकेट करें। मुझे लगता है मेरे समझ में आ गई बात तुम्हारी। जो मैंने उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक पहले दिन दिया था कि डगर चलत देखो, तो मैं सोचती हूँ डगर चलत, एक मैं दूसरा बताती हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो कौन सा मैं कर रही थी, मैं करती हूँ राधा वाला, जो सुजय ने भी देखा। क्या गिरिजा जी जो गाती है, सुजय तुमने भी देखा है जो मैं करती हूँ राधा का कहनवा मानो राधा जी रानी। देखा है। तो थॉट प्रोसेस कैसे है, मेरे पास ये लाइन आ गई, कहनवा मानो राधा रानी। तो कौन कह रहा है, मैं सोचती हूँ अपने आप को कौन कह रहा है, कहनवा मानो राधा रानी, इतनी लाइन है, कौन कह रहा है ये बताते नहीं है जिन्होंने लिखा है, उसमें ये जिक्र नहीं होता कि कौन कह रहा है। कहनवा मानो राधा रानी, क्या रूम झूम बरसत पानी, ऐसे नेक्स्ट लाइन होती है। तो कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, कब कह रहा है, तो मैं ये सब सवाल अपने आप को पूछती हूँ कि कौन कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, मनवाना चाह रहा है या डांट देना चाह रहा है, कैसे कह रहा है, या शक की नजर से कह रहा है कि मानेगी कि नहीं। तो ये मैं सोचती हूँ कहनवा मानो राधा रानी, तो क्या कौन कह रहा है, तो मैंने सोचा कि राधा जी की माता कह रही है कि कहनवा मानो राधा रानी। ये नटखट छोटी सी बच्ची है और वो इतना पानी बाहर गिर रहा है तभी भी वहीं जाना चाहती है, भीगना चाहती है, जैसे सब बच्चे भीगना चाहते हैं और सब माएँ रोकना चाहती है, वैसे भीगना चाहती है। और वो कह रही है कि मेरी बात मानो, पानी बरसने वाला है, अंदर ही रुको। जब तक ये माँ कहती है, वो अपने भाग के ऊपर बाहर गई और नाचना शुरू किया पानी में, जहाँ गड्ढे थे वहाँ पानी में नाचा भी और उसकी पैर में नोच भी आ गई। तो ये मैंने थॉट प्रोसेस ऐसे उसको बांधा कि पहले ये पूछा खुद को कि कौन कौन कह रहा है राधा रानी को। तो ये मैंने इमेजिन किया कि यस, अगर उनकी माँ कहेंगी तो क्या होगा, फिर छोटी है राधा तो वो कैसे जवाब देगी, वो क्या क्या करेगी। और ऐसे कहते कहते वो माँ को अपनी राधा रानी का बचपन याद आता है और लगता है कि अरे ये इतनी सी छोटी सी थी
और देखिए कितनी मेरे, ये हर माँ सोचती है कितनी बड़ी हो गई, अभी तो शादी के लायक हो गई, और वो शादी के सपने देखने लगी और कह रही है अरे अभी तुम शादी के लायक हो गई, अभी तो बात मानो, क्यों जा रही हो भीगने के लिए। तो ऐसे मैंने उसको वापस लाया कि कहनवा मानो राधा रानी। अभी लास्ट प्रश्न आज लेती हूँ, फिर मैं कल दूसरी और थोड़ा लंबा बात करूंगी। आज थोड़ा सा मैं हड़बड़ में हूँ, मतलब 8 तो बज गया, मगर और थोड़ा 10 मिनट रुक सकती थी तो रुकती थी, मगर आज नहीं रुक पा रही। तांडव आणि नाट्य या दोन नृत्य प्रकारात संगीताचा वापर करताना काय विचार करायचा असतो किंवा केला जातो? कौन पूछ रहे? वृंदा दाभोळकर। वृंदा का कौन सी है वृंदा? नमस्कार। नमस्कार। तांडव और लास्य मैं मानती हूँ कि हर शैली में है, हर जगह है। मतलब नृत्य में तो मानते, कोई लोग मानते हैं कि तांडव मतलब शिव जी का, और है भी वैसे, और लास्य मतलब पार्वती का, मगर उसका अगर हम लोग उसका सही मानों में अर्थ समझना चाहे तो फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग डांस इज तांडव एंड सॉफ्ट डांस इज लास्य। तो वो आमद में भी है, वो परण में भी है, वो गत में भी है कि आप तलवार की गत कर रहे हो, हैं? या शिव जी को आप देखा, जैसे लक्ष्मी महाराज जी की ने एक गत बताई थी, उसमें उन्होंने सोचा था कि विष्णु और लक्ष्मी, और विष्णु आशीर्वाद दे रहे और लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है, तो विष्णु कैसे देंगे? तो वो एक उसमें फोर्स नहीं है मगर मर्दानगी तो है, और पार्वती उसमें एक मृदुता है, तो वो वैसे उन्होंने सोचा था। तो तांडव और लास्य ये भाव के साथ ज्यादा जुड़ता है, वो भाव के साथ जुड़ गया तो वो भाव जो है उसको म्यूजिक के साथ जोड़ लो, है ना। आपको अगर ऐसे तांडव लास्य इस पे अगर काम करना है तो आप तांडव का को फोर्सफुल डांस को सूट करे ऐसा कोई राग चुन लो, ऐसे परण उसमें डाल दो, और फिर सॉफ्ट करने के लिए एक कोई सॉफ्ट राग चुन लीजिए, ऐसे वाला ताल चुन लीजिए। तो मैं एक मेरे कॉम्पोजिशन का जिक्र करके बंद करना चाहूंगी। वो एक ऐसे था कि शिव पार्वती का कंपटीशन हो रहा था, मतलब प्रतियोगिता उसका नाम है। उनकी शर्त लगी एक दूसरे में, और सब देवगण वहाँ आ गए हिमालय में, और वही नृत्य का मंच बन गया, और सब कह रहे हैं कि अभी देखते हैं कि कौन अच्छे डांसर है, शिवजी अच्छे डांसर है कि पार्वती अच्छे डांसर है, कौन प्रतियोगिता जीतता है। तो मैंने शिवजी को धमार में नचवाया और पार्वती जी को रूपक में। तो कत थे ट धे ट धा अ तिल तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिल तिन्ना धिन्ना धिन, कत थे ट धे ट धा अ तिल तिन्ना धिन्ना धिन तिल तिन्ना धिन्ना धिन, ता धै धा ते धा ते तल धते 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 तिट धते 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 धा धते धा थे थे तत आ थे थे तत, ऐसे दोनों हिस्सों में बांटा। फिर राग का भी वैसे ही चूज किया और दोनों को मिला के आहिस्ता आहिस्ता उनको जोड़ा, और फिर तो ये संकल्पना ज्यादा भाव से जुड़ी हुई है। फिर आपको भाव के साथ म्यूजिक को जोड़ना। धन्यवाद ताई। ताई थैंक यू सो मच। आज आपको भी थोड़ी जल्दी है तो यहीं पे समाप्त करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार ताई, थैंक यू। थैंक यू ताई। नमस्कार से शुभ रात्रि। थैंक यू।